अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं स्टेटमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स। कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने स्टेटमेंट एंड एजम्पशंस पर बात की थी। उस पर बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके थे और उम्मीद है कि आप उसे कम्प्लीटली समझ गए होंगे। अब एजम्पशन के बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो हमारे पास स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट्स है। याद रखिए, जिस तरह के एजम्पशन के क्वेश्चन होते थे, आर्गुमेंट्स के क्वेश्चन उस तरह नहीं होते। इसमें भी हमें एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, लेकिन जो आर्गुमेंट होते हैं इसमें करना क्या होता है, किस तरह हमने देखना होता है और इसके क्वेश्चंस में क्या क्या होता है, वो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में। और इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपसे कभी आर्गुमेंट के क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले तो बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक बात और भी जहन में रखें, कल इंशाल्लाह फिर मैं कोर्स ऑफ एक्शन या इन्फेरेंस या काज एंड इफ़ेक्ट्स उनमें से किसी एक पर वीडियो करूंगा। मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया था कि ये 5-6 चीज़ें जो है, ये सारी की सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड होती है। इनमें से कुछ ना कुछ मतलब वो एक लिंक पाया जाता है। अगर आपने जो है एजम्पशंस को अच्छी तरह से सीख लिया है तो फिर आपको आर्गुमेंट्स में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद हम स्टेप वाइज जाएंगे, तो लास्ट में फिर जब मैं काज एंड इफ़ेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन वगैरह करवाऊंगा वो भी आपको काफ़ी आसान लगेगा। अब ये भी याद रखें, बहुत ज़्यादा लोगों के जहन में ये बात है कि आर्गुमेंट्स और एजम्पशन ये तो हमारे पास एमडीकेट के सिलेबस में ही नहीं है। तो ये जहन में रख ले कि उन्होंने कहा था वो चीज़ें दी थी कोर्स ऑफ एक्शन, वो लॉजिकल प्रॉब्लम्स, लॉजिकल थिंकिंग वगैरह कि इन चीज़ों से क्वेश्चन जो है मे भी आ सकते हैं, लेकिन कंफर्म नहीं है। इसके अलावा ये भी आ सकते हैं, ये भी लॉजिकल रीजनिंग में ही आते हैं। कभी कभार वो आपको ऐसा भी दे देते हैं कि आपको स्टेटमेंट और एजम्पशन दिया जाए। मतलब जो उनकी पीएमसी के पेड टेस्ट है ना, उनको अगर आप देखें तो उनमें बहुत सारे क्वेश्चन एजम्पशन और आर्गुमेंट्स के मौजूद है। तो फिर स्टूडेंट ने जो है सिर्फ कोर्स ऑफ एक्शन और काज एंड इफ़ेक्ट के लिए तैयारी की होती है, सिर्फ उसको वो पढ़ाया गया होता है, तो वो इन चीज़ों को समझ ही नहीं पाता। और एजम्पशन और आर्गुमेंट्स के क्वेश्चन में फ़र्क है, ये उस तरह से नहीं होते जिस तरह के कोर्स ऑफ एक्शन और काज एंड इफ़ेक्ट के क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको इन सब के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी वजह से मैं सबसे पहले इन्हीं दो पर वीडियो बना रहा हूँ, ताकि इन दोनों को सीख लो तो बाकी फिर आपके लिए वैसे भी आसान ही होंगे। ठीक है, तो ये बात जहन में रखनी है कि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। 100% चांस है कि एजम्पशन से और आर्गुमेंट से क्वेश्चन आए। ठीक है, आपको टोटल 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, तो इसमें लेटर एंड सिंबल सीरीज से क्वेश्चन दिया जा सकता है, कोर्स ऑफ एक्शन से दिया जा सकता है, काज एंड इफेक्ट से दिया जा सकता है, लेकिन साथ साथ आर्गुमेंट एंड एजम्पशन से भी क्वेश्चन आने का पूरा चांस होता है। ठीक है, अब सबसे पहली बात आर्गुमेंट्स में आता हूँ टॉपिक की तरफ। आर्गुमेंट का मतलब क्या है? आर्गुमेंट का मतलब ये हो जाएगा कि बहस करना, किसी चीज़ पर बहस करना। ज़्यादातर लोगों के जहन में ये होता है कि हमें जो स्टेटमेंट दिया जाता है उस पर बहस करना, मतलब इसका ये क्या मतलब होगा, बहस कैसे की जाएगी। तो आपको आर्गुमेंट्स भी दिए जाएंगे, उनमें से देखना होगा कि कौन सा आर्गुमेंट ठीक है, कौन सा। अब इनके क्वेश्चन में ये भी होता है कि ऑप्शन में आपको ये नहीं दिया जाता कि जिस तरह के कल मैंने एजम्पशन के क्वेश्चन में करवाया था कि 1 इज़ इम्प्लिसिट, 2 इज़ इम्प्लिसिट, या कंक्लूजन दिया जाए कि 1 फॉलोज, इस तरह नहीं। इसमें ये होता है कि इसमें आपको कहा जाएगा स्ट्रांगली फॉलोज और मतलब वीकली फॉलोज। इस तरह के क्वेश्चन आपने ज़रूर देखे होंगे। पीएमसी के सिंपल क्वेश्चंस में भी आया होता है आर्गुमेंट से, और उनके जो पेड टेस्ट है उनमें ज़रूर आर्गुमेंट्स के क्वेश्चन आते हैं। मैंने खुद देखे, तो इसीलिए इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें वीकली फॉलोज उसके अलावा स्ट्रांगली फॉलोज और इस तरह के आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। तो आपने देखना होगा कि कौन सा आर्गुमेंट जो है वो स्ट्रांगली फॉलो करेगा, कौन सा आर्गुमेंट वीकली फॉलो करेगा। इन सब चीज़ों को आपने जहन में रखना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन सी 4 चीज़ें हैं, कौन से 4 की पॉइंट्स हैं जिनको आपने जहन में रखना होगा आर्गुमेंट्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। उनमें से जो सबसे पहला पॉइंट है वो है कि केयरफुली ऑब्जर्व द स्टेटमेंट। ये सबसे पहली और बेसिक चीज़ है, जिसको स्क्रीनिंग भी कहा जाता है। मतलब कि आपको जो स्टेटमेंट दी जा रही है उसको गौर से देखना है, उसमें क्या क्या कहा जा रहा है उसको केयरफुली ऑब्जर्व करें, उसकी सारी बातें आपको जहन में रख कर ही आर्गुमेंट्स को देखना होगा। अब दूसरी जो बात है, स्टेटमेंट को केयरफुली ऑब्जर्व करने के बाद दूसरी चीज़ ये है कि द आर्गुमेंट शुड रियली फॉलो द स्टेटमेंट। मतलब आर्गुमेंट जितने भी आपको दिए गए हो, 2 या 3, नॉर्मली 2 दिए जाते हैं, तो वो आर्गुमेंट ऐसा होना चाहिए ना कि उसका लिंक हो स्टेटमेंट के साथ, वो स्टेटमेंट को फॉलो करना चाहिए। ऐसा ना हो कि स्टेटमेंट में एक बात की जा रही हो, आर्गुमेंट में कुछ और ही कहा जा रहा हो। वो आर्गुमेंट कभी भी स्ट्रांगली फॉलो नहीं होगा, उस आर्गुमेंट को हम गलत मानेंगे। ठीक है, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात ये है कि द आर्गुमेंट मस्ट बी डिज़ायरेबल। मतलब उसका मतलब क्या हो जाएगा डिज़ायरेबल, यहाँ पर एक सी मैंने ज़्यादा लिखा है।
डिज़ायरेबल का मतलब ये होगा कि अकॉर्डिंग टू नीड, मतलब जो स्टेटमेंट में कहा जा रहा है अगर उसकी स्टेटमेंट में कुछ नीड हो हमें उसके हिसाब से आर्गूमेंट हो तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर उससे अलावा कोई बात हो, उस हमें नीड ना हो, कोई नीडलेस बात की गई हो, तो उस आर्गूमेंट को भी हमने गलत मानना होगा। अब ये बातें आपके ऐसे समझ में नहीं आएगी, लेकिन मैं इनमें से हर एक बात आपको क्वेश्चन में साबित करूंगा कि ये इस तरह से है और इसी वजह से मैं इसको ठीक या गलत मान रहा हूँ। तो ये 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 4 नंबर बात ये है कि द आर्गूमेंट मस्ट बी प्रॉपरली रिलेटेड। ये वही फॉलो वाली बात हो गई ना कि प्रॉपरली रिलेट होना चाहिए आर्गूमेंट जो है स्टेटमेंट के साथ। ऐसा ना हो कि स्टेटमेंट में बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की और आर्गूमेंट में बात हो बांग्लादेश की, ऐसा नहीं होगा। उस आर्गूमेंट को हमने गलत मानना होगा। और यही से एक इम्पॉर्टेंट बात ज़हन में रख ले कि अगर कभी ऐसा हुआ कि आर्गूमेंट्स के क्वेश्चन में किसी और की एग्जांपल दी गई हो तो उसको आप डायरेक्ट जो है गलत मानेंगे। मतलब बात स्टेटमेंट में पाकिस्तान की हो रही हो, आपको किसी और कंट्री की एग्जांपल दी जाए तो किसी और की एग्जांपल जो होगा उसको हमने कम्प्लीटली गलत मानना होगा। वो आर्गूमेंट कभी भी ठीक नहीं होगा। अगर आर्गूमेंट में बात स्टेटमेंट में पाकिस्तान की बात हो रही है तो आर्गूमेंट में भी हम पाकिस्तान की ही बात करेंगे। ये इसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये अपने जहन में रखना होगा। और जिस तरह मैंने आपको एजम्पशंस में कल बताया था कि एजम्पशंस में आइदर आर केस नहीं लगता, 99% नहीं लगता या 99.9% नहीं लगता, तो उसी तरह हमारे पास आर्गूमेंट्स के क्वेश्चन में भी आइदर आर केस नहीं लगता, बल्कि आर्गूमेंट और एजम्पशन क्या हमारे पास आइदर आर केस जो है ये काज एंड इफेक्ट में नहीं लगता, ये हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन में भी नहीं लगता, ये इन्फेरेंस में भी नहीं लगता। इन सारे टॉपिक्स में कहीं पर भी आइदर आर केस नहीं लगता 99.9%। जो 0.1% चांस होता भी है ना, तो वो चांस इस वजह से ख़त्म हो जाता है कि 0.1% में ये चांस फिर नेग्लिजिबल हो जाता है कि पेपर में उस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि जो आइदर आर केस उसमें लग सकता है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कम्प्लीटली नहीं लगेगा आइदर आर केस, इसमें ऑप्शन में मौजूद होता है, लेकिन 99.9% चांस इसी बात का होता है कि आइदर आर केस इन टॉपिक्स में नहीं लगता। एक टॉपिक ऐसा है जिसमें आइदर आर केस लगता है, उस पर मैं अलग से डिटेल से 2 वीडियोज़ बनाऊँगा इंशाल्लाह लास्ट में, और फिर आपको कहूँगा कि उसमें आइदर आर केस कब लगेगा और उसमें क्यों लगता है, उसकी अलग फिर वो एक बात है। ठीक है, अब यहाँ पर आइदर आर केस नहीं लगता, तो ये बात आपने जहन में रखनी है। चलता हूँ मैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेटमेंट है कि शुड ए टोटल बैन बी पुट ऑन ट्रैपिंग वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, ये तो स्टेटमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट को केयरफुली ऑब्जर्व करना है, मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ही हम जो आर्गूमेंट्स को देखेंगे। स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है कि क्या एनिमल्स ट्रैपिंग पर, मतलब शिकार करने पर, वाइल्ड एनिमल्स के शिकार करने पर क्या एक मुकम्मल पाबंदी लग जानी चाहिए, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, आर्गूमेंट फर्स्ट वन क्या है? नंबर 1 है येस ट्रैपर्स आर मेकिंग ए लॉट ऑफ मनी। अब इस पर कोई भी बात करने से पहले मैं दूसरा भी बता देता हूँ। दूसरा है कि नो बैन्स ऑन हंटिंग एंड ट्रैपिंग आर नॉट इफेक्टिव। अब दोनों बातों को गौर से समझना है। हो सकता है अच्छा ये भी सुन ले, मैं आपको ऑप्शंस नहीं लिखवा रहा। ऑप्शंस इसके क्या हो सकते हैं? 1 स्ट्रांगली फॉलोस, 1 वीकली फॉलोस, 2 स्ट्रांगली फॉलोस, 2 वीकली फॉलोस। आइदर आर केस हो सकता है कि इधर 1 and 2 आर स्ट्रांगली फॉलोस, या स्ट्रांग मतलब आ सकता है फॉलोस की जगह सिर्फ स्ट्रांग भी आ सकता है, या सिर्फ ऐसा भी हो सकता है कि 1 is strong, 2 is strong, both are strong, either 1 or 2 is strong and none of them are strong। ठीक है, तो इस तरह के मुख्तलिफ ऑप्शंस हो सकते हैं, तो वो हम देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि 1 स्ट्रांग है या 2 स्ट्रांग है, और जो स्ट्रांग नहीं होगा ऑटोमेटिकली वो वीक हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं। बात यहाँ पर है कि ये ट्रैपर्स आर मेकिंग ए लॉट ऑफ मनी। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो होंगे वो इस बात को जो है सही मान लेंगे, वो कहेंगे कि ये सही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कम्प्लीटली गलत है। मतलब हम कुछ स्टूडेंट्स इसको सही मानेंगे कि उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूँ। ज़्यादातर लोग जेलसी की वजह से कहते हैं कि हाँ भाई शिकारी लोग इनकी वजह से काफ़ी पैसा कमा रहे हैं, इसी वजह से ये बैन होना चाहिए। भाई जब वो पैसा कमा रहे तो इससे हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें क्यों जलन हो रही है? मतलब ये तो अच्छी बात है ना कि कोई पैसे कमा रहा है। तो इस पहलू से हम अपने जेलस होने की वजह से इसको गलत मतलब सही नहीं मानेंगे कि हाँ इस वजह से उन पर बैन होना चाहिए। आपको मैंने पहली बात क्या बताई कि जो आर्गूमेंट होगा वो स्टेटमेंट को फॉलो करना चाहिए। ये कोई वैलिड रीज़न नहीं है कि वो पैसा कमा रहे तो उस पर बैन होना चाहिए, इसी वजह से इसको गलत माना जाएगा। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है? नो बैन्स ऑन हंटिंग एंड ट्रैपिंग आर नॉट इफेक्टिव। अब ये
बिल्कुल सरासर एक बेबुनियाद बात है, तो इसको भी मैं गलत मान रहा हूँ और मैं आपको इसका रीज़न बता रहा हूँ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि बैन जो है, शिकार करने पर बैन लगाना वो इफ़ेक्टिव ही नहीं है सिरे से। अगर वो इफ़ेक्टिव ना होता तो फिर वो लोग ये बात करते ही क्यों? तो ये सरासर गलत है। स्टेटमेंट में अगर कहा जा रहा है कि बैन क्या लगाना चाहिए, तो वो इफ़ेक्टिवनेस की बात तो उसके बाद आएगी ना, जब बैन लग जाएगा तो फिर पता चलेगा कि क्या इफ़ेक्टिव है या नहीं है। और इसी वजह से मैं इसको भी सरासर मतलब स्टेटमेंट के हिसाब से मैं दोनों को सरासर गलत मानूंगा और इसका जो आंसर होगा neither one nor two is strong होगा। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट है कि शुड मिलिट्री सर्विस बी मेड कंपल्सरी इन आवर कंट्री, मतलब ये मिलिट्री सर्विस हर एक पर लागू करनी चाहिए कंट्री में। आर्गूमेंट की तरफ जाते हैं, नो इट इज़ अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस। ये पहला आर्गूमेंट है, मतलब ये कि ये अमन की पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। तो क्या ये सही होगा या गलत होगा, इस पर थोड़ा सा सोचे, तब तक मैं दूसरा बता रहा हूँ, आपको सोचने का मौका मिल जाएगा। नंबर 2 है येस एवरी सिटीज़न शुड प्रोटेक्ट हिज कंट्री। अब बात क्या है, कंट्री की स्पेलिंग गलत है। स्पेलिंग मिस्टेक्स को आप काइंडली इग्नोर कर लिया कीजिए, क्योंकि इस पर लिखने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो मुझसे अक्सर इसमें वो मिस्टेक्स हो सकती है। मैं काफ़ी जल्दी लिखता हूँ, तो इन चीज़ों को अवॉइड करें, जो बेसिक चीज़ है उस पर फोकस करें, ठीक है। तो अब मैंने आपको जो 2 बातें बताई, उम्मीद है आपने इस पर थोड़ा बहुत सोचा होगा, इसलिए मैं चाहता था कि आपको सोचने का मौका मिले, तब आपको अंदाज़ा होगा कि क्या आप मुझसे एग्री करते हैं जो मैं कहने जा रहा हूँ या नहीं करते। पहली बात है कि इट इज़ अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ नॉन वायलेंस, तो मैं इसको गलत मान रहा हूँ, ये बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। उसकी वजह ये कह रहे हैं कि मतलब इस बात का तो ये मतलब हो जाएगा ना कि मतलब मिलिट्री जो है वो वायलेंस क्रिएट कर रही है, और ऐसा तो नहीं है। मिलिट्री वायलेंस के लिए तो नहीं होती, मिलिट्री किस लिए होती है, कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए होती है। इसी वजह से ये जो हमारा आर्गूमेंट है इसको कम्प्लीटली गलत माना जाएगा। अब कुछ लोग हो सकते हैं, मैं आपको दोबारा से बता दूं, इस तरह के क्वेश्चन में, जो लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन में, इसमें आपने अपने जज्बात को जो है नहीं देखना, आपने ये नहीं देखना। अब बहुत सारे लोग होते हैं हमारी कंट्री में होते हैं जो कि मिलिट्री के ख़िलाफ़ होते हैं। अब आपने ये नारा भी सुना होगा, मतलब मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, वो चीज़ें कम्प्लेक्स हो जाएगी, जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, उस पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। लेकिन आप सबको पता है कि काफ़ी लोग होते हैं जो मिलिट्री के ख़िलाफ़ होते हैं, तो उस हिसाब पर आप वो लोग ऐसा ना हो कि इस बात को टेक कर ले कि हाँ ये सही है। नहीं, हमें उस तरह से नहीं देखना, हमें ओवरऑल बात करनी है। मिलिट्री कभी भी नॉन वायलेंस को मतलब वायलेंस को प्रमोट नहीं करती, मिलिट्री हमारी कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए होती है। इसीलिए ये कम्प्लीटली बेबुनियाद बात है, एक किस्म का इल्ज़ाम हो जाएगा ये मिलिट्री पर, इसी वजह से ये गलत है। जो दूसरा आर्गूमेंट है येस एवरी सिटीज़न शुड प्रोटेक्ट हिज कंट्री, मतलब ये कह रहे हैं कि हाँ मिलिट्री सर्विस कंपलसरी करना चाहिए, हर एक को मिलिट्री में इसलिए जाना चाहिए क्योंकि कंट्री को प्रोटेक्ट करना हर शहरी की जिम्मेदारी है, हर एक को चाहिए कि कंट्री को प्रोटेक्ट करे। तो मैं इसको भी गलत मान रहा हूँ, जबकि 90% स्टूडेंट्स के जहन में होगा कि ये तो सही है। ये सही नहीं हो सकता, उसकी वजह देखें। हर सिटीज़न की जिम्मेदारी है कि वो कंट्री की हिफाजत करे, लेकिन क्या कंट्री की हिफाजत सिर्फ मिलिट्री में जाकर ही हो सकती है? यहाँ पर ये सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। कंट्री की हिफाजत मिलिट्री में जाए बगैर भी हो सकती है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम अपनी कंट्री की हिफाजत कर सकते हैं। इसीलिए ये बात भी बेबुनियाद है, इस आर्गूमेंट को भी मैं कम्प्लीटली गलत मान रहा हूँ। तो एक बार फिर हमारा जो आंसर होगा वो neither one nor two follows होगा। तीसरे क्वेश्चन का स्टेटमेंट है शुड ऑल द रिमोट पार्ट्स ऑफ द कंट्री बी कनेक्टेड बाई रोड। पहली बात, रिमोट पार्ट्स का मतलब क्या होता है? रिमोट पार्ट्स का मतलब बैकवर्ड एरियाज होते हैं, मतलब वो एरियाज जो कि बाई रोड्स या किसी भी ज़रिए से बाकी जगहों से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होते, वो बाकी जगहों से थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। जिस तरह हम अपने मुल्क के शुमाली इलाका जात में कुछ इलाकों को ले लें जहाँ पर अगर कुछ बर्फ़बारी वगैरह हो जाए तो फिर उस पर जाना मुश्किल होता है, उन रोड्स पर बाई रोड वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं कुछ अरसे के लिए बाकी मुल्क से। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। इन्हीं पार्ट्स को रिमोट पार्ट्स कहा जाता है जो बाकी कंट्री के साथ सही तरीके से लिंक नहीं होते बाई रोड वगैरह, ठीक है। तो अब बात क्या है, क्या ऑल रिमोट पार्ट्स ऑफ कंट्री जो है वो बाई रोड बाकी कंट्री के साथ क्या उसको कनेक्ट होना चाहिए, ये स्टेटमेंट कहा जा रहा है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, आर्गूमेंट्स आपने स्टेटमेंट की बुनियाद पर ही करने, आप स्टेटमेंट को केयरफुली ऑब्जर्व किया करें, ठीक है। अब पहला आर्गूमेंट जो है इट विल डिस्टर्ब पीसफुल लाइफ ऑफ द विलेजर। अब ये आर्गूमेंट सरासर बेबुनियाद है। मतलब कहा जा रहा है कि बाई रोड अगर हम ज़्यादातर लोग शायद इसको भी सही मान लें, जो कि सरासर गलती होगी, मतलब गलती नहीं ब्लंडर होगा। क्यों, मैं वजह बता रहा हूँ। यहाँ पर आर्गूमेंट है, जो आर्गूमेंट दे रहा है कि इट विल डिस्टर्ब, हाँ मतलब ये कह रहा है कि हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो विलेज, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नो कह रहा है, मतलब उसके ख़िलाफ़ जा रहा है, स्टेटमेंट के ख़िलाफ़ जा रहा है। अब
ये खिलाफ क्यों जा रहा है, उसका रीज़न ये बता रहा है कि मतलब जो विलेजर्स की पीसफुल लाइफ है वो बर्बाद हो जाएगी अगर हम बाई रोड इसको बाकी कंट्री से कनेक्ट करेंगे। तो मतलब कुछ लोग कह सकते हैं कि हाँ ऐसा तो हो सकता है। अब ये हो तो सकता है, लेकिन इसमें ये भी तो सोचे ना, ये बेबुनियाद क्यों है? जब वो जगह बाकी कंट्री से कनेक्ट नहीं है तो सोचो कि वो कितना बैकवर्ड रह जाएगी वो जगह। तो जब वो कंट्री से कनेक्ट हो जाएगी बाकी कंट्री से, तो पीसफुल लाइफ का तो मतलब ही वो बात ही ख़त्म हो गई कि वो ख़त्म हो जाएगी वगैरह। क्यों? क्योंकि जब सहूलियात वहाँ पर जाएगी तो उनकी लाइफ तो और भी अच्छी हो जाएगी ना। अब कोई कह सकता है कि हाँ वहाँ पर रश हो जाएगा, बाकी बाहर से लोग आएंगे तो शायद उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो, लेकिन ये कोई ज़्यादा सही आर्गूमेंट नहीं है। बाई रोड कनेक्ट होने से उनकी लाइफ का मायार अच्छा ही होगा, बुरा नहीं हो सकता। इसी वजह से ये आर्गूमेंट कम्प्लीटली गलत माना जाएगा। दूसरा, येस इट मस्ट बी डन इमीडिएटली। मतलब अब ज़्यादातर लोग इस स्टेटमेंट को, मैं अगर कहूँ कि 95% स्टूडेंट्स के जहन में अभी ये बात होगी कि ये सही है, जबकि मैं इसको भी कम्प्लीटली क्रॉस कर दूंगा। और आप में से बहुत से लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं करेंगे इस बात पर कि मैंने इसको क्रॉस किया, लेकिन सुने कि मैं इसको क्रॉस क्यों कर रहा हूँ। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हाँ ऐसा डायरेक्ट होना चाहिए, मतलब जल्द से जल्द ऐसा होना चाहिए। याद रखो, आर्गुमेंट का मतलब बहस होता है। किसी बहस, वो बहस जो होती है वो हमारे पास लाहासिल होती है जिसमें कोई प्रॉपर कोई चीज़ ना की गई हो, कोई प्रॉपर नुक्ता पेश ना किया गया हो। मतलब अगर आप अदालत में बहस को ले लेना तो उसमें भी बहस जो होगी तो वो किसी प्रॉपर चीज़ की बुनियाद पर होगी ना। आपको कोई मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि बस हाँ ये काम हो जाना चाहिए, ऐसे तो नहीं होता भाई। ये कह देना कि हाँ ये होना चाहिए या हाँ ये नहीं होना चाहिए, ये कोई सरासर गलत बात हो जाएगा, ये सरासर गलत आर्गूमेंट हो जाएगा। इसीलिए मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ। इसने कोई रीज़न ही नहीं दिया कि अगर ऐसा होना चाहिए तो किस बुनियाद पर होना चाहिए, तो वो बुनियाद इसने फराहम नहीं की। इसी वजह से इसको मैं कम्प्लीटली गलत मान रहा हूँ। तो एक बार फिर आंसर जो होगा वो neither 1 nor 2 होगा। 4 नंबर क्वेश्चन की स्टेटमेंट है कि शुड गवर्नमेंट जॉब्स इन रूरल एरियाज बी गिवन मोर इंसेंटिव्स। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा सा सोचने का मौका फराहम कर रहा हूँ। कहा जा रहा है कि क्या रूरल एरियाज़ में जो गवर्नमेंट जॉब्स होती है उनके लिए कुछ और भी मराहत जो है वो होनी चाहिए। अब इसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि असल में ऐसा होता है, हमारे इलाके में भी ऐसा होता है। यहाँ पर अभी तक ऐसा है कि जो रूरल एरियाज़ होती है तो उसमें जॉब करने वाले को ज़्यादा मराहत ऑफर की जाती है, उनको एक्स्ट्रा पेमेंट मिलती है, उसकी बाकायदा उसकी एक्स्ट्रा पेमेंट होती है। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है। अब मैं ख़ुद एक गवर्नमेंट लेक्चरर हूँ, तो हमारा एरिया जो है वो हार्ड एरिया नहीं है, लेकिन जो हार्ड एरिया होते हैं जिस तरह के बुनेर वगैरह, सवात वगैरह, तो उसमें बाकायदा से हार्ड एरिया के नाम से एक अलाउंस मिलता है, हार्ड एरिया अलाउंस के नाम से। और वो अलाउंस काफ़ी पैसे होते, वो उनको एक्स्ट्रा मिलते हैं वहाँ पर काम करने वालों को। अब ये क्यों मिलते हैं? ताकि इस वजह से मिलते हैं कि जो लोग मतलब वहाँ नहीं जाना चाहते, अक्सर लोग वहाँ पर जाना फिर पसंद नहीं करते, तो वो इलाके फिर बैकवर्ड ही रह जाते हैं। जब जिस तरह के मेडिकल के शोबे में अगर देखा जाए ना, तो बहुत सारे डॉक्टर्स जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं वो कहाँ पर है? वो पेशावर में और बाकी सिटीज़ में है। और जो बाकी इलाके हैं वहाँ पर अच्छे डॉक्टर्स जाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके लिए सिटीज़ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती है, वो वहाँ पर प्राइवेट क्लिनिक खोल सकते हैं, वो वहाँ पर अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं। इसी तरह जो टीचर्स वगैरह है, तो वो जो सिटीज़ में होते हैं वो कई ज़्यादा पैसे कमाते हैं। किस वजह से? क्योंकि वो सेकंड टाइम ट्यूशन कर लेते हैं, कुछ और इस तरह के अपने लिए वो ढूंढ लेते हैं, जिससे उनको काफ़ी कमाने का मौका मिल जाता है। इसी वजह से जो बैकवर्ड एरियाज़ है उनके लिए हार्ड एरिया अलाउंस रखा गया है। अब वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ, ये मैं सिर्फ आपको समझा रहा था। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि शुड गवर्नमेंट जॉब्स इन रूरल एरियाज बी गिवन मोर इंसेंटिव्स। क्या उनको ज़्यादा मराहत मिलनी चाहिए? अब यहाँ से ज़्यादा लोगों के ज़हन में बात होगी कि हाँ मिलनी चाहिए। हम आर्गूमेंट्स को देखते हैं, अपने जज्बात की बुनियाद पर फैसला नहीं कर सकते। बहस को देखेंगे कि क्या जो रीज़न दिया गया है क्या वो वैलिड रीज़न है, क्या उसको हम मान सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रहा हूँ फर्स्ट वन जो है वो क्या है। फर्स्ट वन ये है ना कि येस इंसेंटिव्स आर एसेंशियल फॉर अट्रैक्टिंग गवर्नमेंट सर्वेंट्स दियर। तो मैंने आपको बात बता दी ना कि ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो होते हैं वो कहाँ जाना पसंद करते हैं? वो सिटीज़ में जॉब करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पर उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड हो जाती है, वो वहाँ पर एक्स्ट्रा पेमेंट कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो बैकवर्ड एरियाज़ में लोग हैं उनको इंसेंटिव्स मिलनी चाहिए। ये एक वैलिड रीज़न है कि ताकि वहाँ पर लोग अट्रैक्ट हो। ठीक है, तो ये पहली बात बिल्कुल सही है, मैं इसको ठीक मान रहा हूँ। दूसरी बात की तरफ जाते हैं। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट होंगे ना, जब मैंने इसको टेक कर दिया तो वो लोग कहेंगे कि बस फिर इस क्वेश्चन को डिस्कस करने की बाकी क्या ज़रूरत है। जब येस वाला सही हो गया तो नो वाला तो ऑब्वियसली गलत होगा ना, तो बात ही ख़त्म हो गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ये गलती सोचना भी मत कभी। अक्सर ऐसा होता है कि दोनों आर्गूमेंट्स अपनी अपनी जगह ठीक होता है, दोनों का आपने टेक करना होगा, दोनों को सही मानना होगा। इसी वजह से तो बोथ आर स्ट्रांग का ऑप्शन भी होता है। दूसरा आर्गूमेंट सोचें,
कहा जा रहा है नो रूरल एरियाज आर ऑलरेडी चीपर हेल्दियर एंड लेस कम्प्लेक्स देन बिग टाउन, सो वाई ऑफर एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स। अब इसकी बात को ज़रा गौर से करना, इसने जो बात की है उस पर थोड़ा सा गौर करें। ये कह रहा है कि मतलब वो पहली वाली बात तो हमने सही कर दी, वो तो अपनी जगह ठीक थी, मैंने आपको बता दिया कि इंसेंटिव्स मिलने चाहिए, क्यों मिलने चाहिए उसका मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया अपने इलाके के हिसाब से। अब दूसरी बात, ये जो दूसरा बंदा है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रूरल एरियाज़ होती है वो ऑलरेडी चीपर होती है और हेल्दियर होती है और वहाँ पर लेस कम्प्लेक्स एज़ कम्पेयर टू बिग टाउन्स होती है, इसलिए क्यों वहाँ पर इंसेंटिव्स दी जाए। इसकी बात अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट है। मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। जो लोग सिटीज़ में रहते हैं, जो लोग सिटीज़ में जॉब करते हैं, मतलब पेशावर वगैरह में, तो आप लोग ये भी तो सोचें ना, या बिग सिटीज़ इस्लामाबाद हो गई, बाकी बड़ी सिटीज़ हो गई, तो उनको ठीक है, उनको मतलब अपॉर्चुनिटीज़ होती है ज़्यादा कमाने की, लेकिन उनके साथ उसके साथ साथ उनके ख़र्चे भी हद से ज़्यादा होते हैं। मतलब आप सोचें, अगर कोई बंदा किसी बैकवर्ड इलाके में कोई मकान किराए पर लेकर रहता हो तो उस मकान का किराया काफ़ी कम होगा, लेकिन अगर वो किसी बिग सिटी में रह रहा हो तो उसी मकान का किराया उसके 10 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, वहाँ पर हेल्थ की सहूलियात जो होती है वो भी मतलब आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनकी फ़ीसें भी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ या बैकवर्ड एरियाज़ जहाँ फ़ीस वगैरह काफ़ी कम होती है। इसका मतलब कि जो बैकवर्ड एरियाज़ है वो निस्बतन वहाँ पर चीज़ें सस्ती होती है, आपका ख़र्चा कम होता है, वहाँ पर जो एनवायरनमेंट होती है वो हेल्थी एनवायरनमेंट होती है, तो ये भी एक फ़ायदा होता है, और वहाँ पर ज़्यादा पैसे खर्च ही नहीं होते। इसलिए ये कह रहा है कि वहाँ पर फिर इंसेंटिव्स क्यों दिए जाए, ऑलरेडी वहाँ पर ख़र्चे कम है तो वहाँ पर इंसेंटिव्स नहीं देने चाहिए। तो इसकी बात अपनी जगह 100% सही है। इसका मतलब कि ये दोनों आर्गूमेंट्स एग्जैक्टली सही है, कोई ये नहीं कह सकता कि अगर येस वाला सही हो गया तो नो वाला गलत हो गया। दोनों वैलिड रीज़न है, दोनों के अपने जो है वो थाट्स है और दोनों थाट्स अपनी जगह एग्जैक्टली सही है। इसलिए मैंने कहा है कि जो आंसर होगा वो होगा बोथ 1 and 2 आर स्ट्रांग। क्वेश्चन 5 की स्टेटमेंट है कि शुड रिलीजन बी टॉट इन आवर स्कूल, मतलब क्या रिलीजन जो रिलीजियस बुक्स वगैरह होते हैं उनको हमारे स्कूल्स में पढ़ाना चाहिए, ये हमें स्टेटमेंट में कहा जा रहा है। तो आर्गूमेंट में फर्स्ट वन है येस आवर स्टेट इज़ रिलीजियस स्टेट, मतलब वो कह रहा है कि हाँ पढ़ाना चाहिए, और अपनी बात के वो प्रूफ में कह रहा है कि हाँ क्योंकि हमारा स्टेट जो है वो एक रिलीजियस स्टेट है, वो जिस तरह के हमें पता है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, इस लिहाज से वो कह रहा है कि चलाना चाहिए, मतलब उसको पढ़ाना चाहिए। अब दूसरी बात, और पढ़ाया भी जा रहा है, ये भी आपको पता है। दूसरी बात है कि यस टीचिंग रिलीजन हेल्प्स इनकलकेट मोरल वैल्यूज एमंग चिल्ड्रन। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस सेंटेंस का मतलब ये है कि हाँ रिलीजन को पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये बच्चों में जो है मोरल वैल्यूज़ को वो करता है, प्रोमोट करता है। अब दोनों बातों को देखते हैं गौर से, ठीक है, ये बात भी ज़हन में रखें, यहाँ पर रिलीजन की बात की जा रही है, इस्लाम की बात तो नहीं की जा रही। तो चलो इसको हम एक मतलब उस सेंस में ले लेते हैं कि ज़रूरी नहीं कि ये पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है, हो सकता है ये किसी और मुल्क के लिए कहा जा रहा है। तो क्या पहला आर्गूमेंट सही होगा आपके ख्याल में? अगर वो स्टेट रिलीजियस स्टेट है तो उसमें क्या रिलीजन को पढ़ाना चाहिए? तो मेरे ख्याल में 100% होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान हमारा एक रिलीजियस स्टेट है, इस्लामी मुल्क है, तो इसमें हमें इस्लामियात की तालीम हमने लाजमी कर दी है, स्कूलों में पढ़ाया जा रहा है, इसी तरह कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाया जा रहा है, तो ये फिर लाजमी है, होना चाहिए। फर्स्ट वन सही है। दूसरा बिल्कुल सही है, रिलीजन जो है कोई भी मज़हब हो, मतलब बाकी मुल्कों में जो और भी मुल्क है ना, तो उसमें जो एक से ज़्यादा मज़हब होते हैं, जिस तरह हम इंडिया की एग्जांपल ले सकते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ाहिब है, तो उनको पढ़ाने से क्या होगा, वो बच्चों में मोरल वैल्यूज़ हर एक के हिसाब से अपना वो होता है, तो उसको पढ़ाना मतलब ये एक स्टेटमेंट जो इसका आर्गूमेंट है स्टेटमेंट के लिहाज से वो ठीक है, तो इसको भी सही मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो बोथ 1 and 2 आर स्ट्रांग है वो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 6 की स्टेटमेंट है कि शुड नॉन वेजिटेरियन फूड बी टोटली बैन्ड इन अवर कंट्री, क्या हमारे मुल्क में नॉन वेजिटेरियन फूड को कम्प्लीटली बैन करना चाहिए, जिस तरह के गोश्त वगैरह है। अब आपके जहन में होगा कि ये कोई इंडिया तो नहीं है कि हम इसको बैन कर लें, मतलब इंडिया के कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है कि उनके मज़हब में ऐसा है कि वो कह रहे कि नहीं खाना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में तो लोग गोश्त खाते हैं, मुर्गी का खाते हैं, बाकी जो हमारे पास होती है बकरी वगैरह उन सब की चीज़ों के गोश्त को खाया जाता है। तो आप लोग के जहन में डायरेक्ट आएगा कि हाँ भाई ये येस वाला तो हमें डायरेक्ट कम्प्लीटली गलत करना चाहिए, लेकिन इस तरह नहीं। स्टेटमेंट के लिहाज से आर्गूमेंट को देखते हैं कि आर्गूमेंट है क्या। पहला आर्गूमेंट है
Yes, it is expensive and therefore beyond the reach of the most of the people in our country. पहली बात सरासर गलत। इस बात की बुनियाद पर हम किसी चीज़ को तो बैन नहीं कर सकते ना कि वो कुछ लोगों की फ़ोन से बाहर है तो इसको बैन करना चाहिए ताकि बाकी लोगों को भी ना मिले। ये तो कोई मसावत नहीं है कि हम कहें कि इस बंदे को ये चीज़ मुयसर है और इसको नहीं है तो बस इस पर पाबंदी लगाया जाए। इस तरह तो फिर गाड़ियाँ वगैरह भी काफ़ी लोगों के पास होती है, काफ़ी के पास नहीं होती, तो हम कहेंगे कि इस पर भी पाबंदी लगा दो यार, सबको मिलनी चाहिए या सबको नहीं मिलनी चाहिए। तो ये बात तो सरासर गलत है, बेबुनियाद बात है। इसी वजह से ये आर्गूमेंट कम्प्लीटली गलत माना जाएगा। जो दूसरा है नो नथिंग शुड बी बैन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, और मैं आपको बता रहा हूँ 99.9% लोग इसको सही मानेंगे, लेकिन मैं इसको मान रहा हूँ गलत, और ये कंप्लीटली गलत है। उसकी वजह सुने, कहा जा रहा है नो नथिंग शुड बी बैन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपको जो भी आर्गूमेंट देखना है उसको जो है उस स्टेटमेंट के हिसाब से देखना होगा, स्टेटमेंट को वो फॉलो करना चाहिए और उसमें कोई नीडलेस बात नहीं हो। यहाँ पर ये मैं गलत क्यों कर रहा हूँ? आप लोग कहेंगे कि भाई जमहूरी मुल्क है तो उसमें तो नहीं बैन करना चाहिए, ठीक है ना? ये बात नहीं, ये कहा जा रहा है कि नो नथिंग, यहाँ पर नथिंग की बात आई है कि कुछ भी बैन नहीं करना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्री में। तो भाई कुछ भी की बात कहाँ से आ गई? इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर कोई मर्डर करता है जमहूरी मुल्क है करने दो, उसकी मर्जी। अगर कोई चोरी करता है जमहूरी मुल्क है करने दो, डेमोक्रेटिक कंट्री है करने दो। तो ये तो सरासर बेबुनियाद बात हो गई, ये तो कंप्लीटली गलत बात हो गई। तो पहली नज़र में इसको देखकर 99.9% लोग सोचेंगे कि ये बिल्कुल सही है, हाँ इस तरह तो नहीं होना चाहिए, इसको बैन नहीं होना चाहिए। लेकिन उसने बात क्या की है? यहाँ पर वर्ड कौन सा यूज़ हुआ है? नथिंग का, मतलब कुछ भी बैन नहीं होना चाहिए। ये सरासर गलत है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, सिर्फ इसकी बात होती तो हम कहते कि हाँ ये सही है। तो इसीलिए neither one nor two is strong, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 7 में है स्टेटमेंट शुड देयर ओनली बी वन यूनिवर्सिटी एक थ्रू आउट पाकिस्तान, क्या पूरे पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए? ये एक सवाल पूछा जा रहा है स्टेटमेंट में। अब आर्गुमेंट में फर्स्ट वन क्या है? Yes, this is the only way to bring about uniformity in educational standards. बहुत सारे लोग इसको सही मानेंगे, वो कहेंगे कि हाँ। अब इस आर्गुमेंट का मतलब क्या है मैं इसका वो करवा देता हूँ आपको कि इसका मतलब ये है कि मतलब ये हाँ ये एक ही तरीका है जिससे कि एजुकेशनल स्टैंडर्ड्स को यूनिफॉर्म किया जा सकता है। अब फिलहाल मतलब ये क्वेश्चन आ सकता है ना, क्योंकि फिलहाल इमरान खान भी तो यही बात करते थे। वो अब उनके जलसों वगैरह को उठाकर देख लो तो हर जगह यही कह रहे कि हमें अपने एजुकेशन सिस्टम में यूनिफॉर्मिटी लानी चाहिए। तो क्या इस बुनियाद पर हम इस स्टेटमेंट को सही मान सकते हैं कि एक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए पूरे पाकिस्तान में? चूंकि इसका आर्गुमेंट जो है ये बिल्कुल भी सही नहीं है, ये एक तरीका नहीं है। इसने कहा दिस इज द ओनली वे टू ब्रिंग अबाउट यूनिफॉर्मिटी इन एजुकेशन स्टैंडर्ड, तो इसका मतलब ये कंप्लीटली गलत माना जाएगा। मतलब सिर्फ ये तो एक तरीका नहीं है ना कि एक यूनिवर्सिटी से पूरे मुल्क की जो यूनिफॉर्मिटी है एजुकेशन सिस्टम में वो आ जाएगी। बाकी भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप कोर्सेज को एक जैसा कर लो, उससे भी आ जाता है। आप टीचर्स को एक जैसा ट्रेन कर लो, एक जैसे सहूलियात प्रोवाइड कर दो तो यूनिफॉर्मिटी खुद ब खुद आ जाएगी। तो ये एक तरीका है, ये बात गलत है, ये आर्गुमेंट बिल्कुल भी सही नहीं माना जा सकता है। दूसरी बात, नो दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिवली इम्पॉसिबल। यहाँ पर एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं कि बहुत सारे लोग होंगे जो कि इसको गलत मानेंगे। इस बार लोग इसको गलत मानेंगे कि ये इम्पॉसिबल की बात आई है, और इम्पॉसिबल तो आर्गुमेंट में मतलब नहीं होना चाहिए, पॉसिबल तो हो सकता है इस तरह। तो मैं आपको बता दूं ये जो आर्गुमेंट है मैं इसको बिल्कुल सही मानूंगा। उसकी मैं आपको वजह दे रहा हूँ। वजह उसकी ये है कि आप खुद इस बात को सोचें ना, पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ है, और उसकी वजह भी क्योंकि एक ही जगह में अक्सर काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हो जाती है। और वजह उसकी ये है कि आजकल आबादी ज़्यादा हो गई है, स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं, फिर उनको बाकायदा से मतलब वो सहूलियात प्रोवाइड करना। अगर दूर दराज यूनिवर्सिटियाँ हो तो सब लोग वहाँ पर तालीम हासिल करने नहीं जा सकते। तो फिर एक सूबे में देखो कि अगर एक सूबे में भी एक यूनिवर्सिटी हो तो वो बहुत इम्पॉसिबल होगा सबके लिए वहाँ जाना, तालीम हासिल करना। तो फिर पूरे मुल्क में एक यूनिवर्सिटी, ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो जब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है तो इसका मतलब कि ये दूसरा जो आर्गुमेंट है ये बिल्कुल सही है। उसने भी यही बात की है कि दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिवली इम्पॉसिबल। तो जो प्रैक्टिकली चीज़ इम्पॉसिबल होती है उसको हम सही मानेंगे। तो ओनली टू स्ट्रांग ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके लिए। क्वेश्चन 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, स्टेटमेंट शुड मर्सी डेट बी लीगलाइज्ड। ये मर्सी डेट का मतलब क्या होता है? बहुत सारे लोगों को इसका पता नहीं होगा। ये असल में
ज़्यादातर जो अब्रॉड कंट्रीज़ है, बाहर की ममालिक में, बाहर के बहुत ज़्यादा यूरोप की कंट्रीज़ में इस पर बहुत ज़्यादा बहस हो रही है आजकल मर्सी डेथ्स पर। और मेरे ख्याल में एक दो कंट्रीज़ ऐसी भी है जहां इसको लीगलाइज किया गया है। मर्सी डेथ का बहुत से लोगों को पता होगा, लेकिन अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बता दूं, ये मर्सी डेथ उस डेथ को कहा जाता है कि जो मतलब कोई पेशेंट वगैरह हो, कोई बीमार हो और वो ऐसी हालत में हो, उसको कैंसर या कोई और ऐसी बीमारी हो जिससे वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, और वो लोग कहते हैं, डॉक्टर्स उसको जवाब दे देते कि भाई इसके बचने का कोई चांस नहीं है, और इसको ये जब तक मतलब मर ना जाए ये इस तकलीफ़ में रहेगा। तो फिर वो पेशेंट मतलब इस हालत में आ जाता है, वो इतना तंग आ जाता है उस तकलीफ़ से कि वो कहता है कि आप मुझे मतलब जहर का इंजेक्शन दे दो, मुझे बस इस तकलीफ़ से निजात दिला दो। इसको कहा जाता है मर्सी डेथ। और यहाँ पर मैं एक बार दोबारा से कह दूँ कि आपने जज्बात में नहीं बहना, आपने अपने जज्बात के मुताबिक कोई फ़ैसला नहीं करना। जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ गलत है वो गलत होगी। आपके जज्बात की वजह से उस गलत चीज़ को सही नहीं माना जा सकता। ठीक है, आर्गूमेंट्स की तरफ गौर करना। पहला आर्गुमेंट है, यस पेशेंट्स अंडरगोइंग टेरिबल सफरिंग एंड हैविंग एब्सोल्युटली नो चांस ऑफ रिकवरी शुड बी लिबरेटेड फ्रॉम सफरिंग थ्रू मर्सी डेथ। अब ये बात यहाँ पर की जा रही है। दूसरा क्या है, नो इवन मर्सी डेथ इज ए सॉर्ट ऑफ किलिंग एंड किलिंग कैन नेवर बी लीगलाइज। अब यहाँ पर एक बात है, ये जो पहला आर्गुमेंट है, मतलब अगर बतौर मुसलमान मैं कहूँ ना, तो हमारे इस्लाम में मौत मतलब ये तो मर्सी डेथ है या जो भी है, या तो ये मर्डर के केस में आएगा या तो ये खुदकशी के ज़मरे में आता है। अगर मरीज़ खुद कह रहा है कि भाई मुझे जहर का इंजेक्शन लगा दो या अपनी जान वो खुद ले ले किस तरीके से, तो ये तो खुदकशी हो गई। खुदकशी चाहे किसी भी हालत में हो वो हराम है हमारे इस्लाम में। ये तो पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी डेथ की बात हो रही है, अगर मतलब डॉक्टर खुद से सोचे, मरीज़ को बताए बगैर वो सोचे कि भाई ये इतनी तकलीफ़ में है, मुझसे इसकी तकलीफ़ देखी नहीं जा रही, मुझे पता है कि वैसे भी इसने मरना है कुछ अरसे बाद, मरना तो सब ने है ना, वो बात तो अलग है कि वो कहे कि भाई इसकी तो ज़िंदगी का कोई चांस नहीं है, तो मैं चलो इसको जहर का इंजेक्शन लगा देता हूँ, इसको मार देता हूँ। ये बात जहन में रखे। दोनों केसेस में इस्लाम में तो ये गलत है ना, इस्लाम में तो कम्प्लीटली गलत है। ये हम जज्बात की बुनियाद पर तो ऐसा फैसला नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये भी बता दूँ, यहाँ पर ये बात बिल्कुल नहीं हुई कि यहाँ पर इस्लाम और पाकिस्तान की कोई बात हुई है, कम्प्लीटली नहीं। तो जब नहीं हुई तो हमें ओवरऑल सोचना होगा, आर्गुमेंट को देखना होगा कि क्या जो आर्गुमेंट है वो सही है। हम अपने इस्लाम के जो फीलिंग्स है, जो थाट्स है, मतलब उसको यहाँ पर वो नहीं करेंगे। ठीक है, वरना बतौर मुसलमान तो मैं उसको देखते ही कहूँगा कि कभी नहीं, ये कम्प्लीटली गलत है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मर्सी डेथ जो है वो इस्लाम के ख़िलाफ़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आर्गुमेंट्स में आपने स्टेटमेंट के हिसाब से देखना है और उसके हिसाब से जवाब देना है, अपने जज्बात के हिसाब से नहीं। तो इसके आर्गुमेंट को देखें, ये कह रहे हैं कि हाँ जो पेशेंट मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो और उनके बचने का कोई चांस नहीं हो, रिकवरी का कोई चांस नहीं हो, तो उनको मतलब फिर उस तकलीफ़ से निजात देना बेहतर है मर्सी डेथ के ज़रिए। ये बिल्कुल सही आर्गुमेंट माना जाएगा। मैं अपने जज्बात को और जो हमें पता है हमारे दीन में और उस हिसाब से मैं उससे अलग करके इसको सही मान रहा हूँ, क्योंकि इसका आर्गुमेंट यहाँ पर अगर मैं मतलब किसी अंग्रेज़ को रख कर सोचूं तो उसके हिसाब से ये बिल्कुल सही होगा। उनको तो मतलब उनके मज़हब में तो खुदकशी हराम है ही नहीं, उनके मज़हब में डेथ वगैरह उसकी तो कोई वो है ही नहीं, तो इसीलिए वो इसको सही ही मानेगा। तो हमें भी उस हिसाब से अपने आप को वहाँ पर रख कर इसको सही मानना चाहिए। यहाँ पर इस्लाम वगैरह की कोई बात नहीं हो रही। दूसरा आर्गूमेंट देखें, नो इवन मर्सी डेथ। तो ये बात यहाँ पर जहन में रखें कि इस्लाम की वजह से अगर मैं ये एक्सप्लेन ना करता उसकी वजह से मतलब मैं खुद भी अगर इसको देखता मैं इसको गलत मानता, क्योंकि हमारे मज़हब वगैरह के हिसाब से ये बिल्कुल कम्प्लीटली गलत है और ये हराम है एक किस्म से। लेकिन जो आर्गुमेंट दिया गया है उस हिसाब से अपने थाट्स को एक तरफ रखकर मैंने इसको सही मानना है। ठीक है। दूसरा, नो इवन मर्सी डेथ इज़ ए सॉर्ट ऑफ किलिंग एंड किलिंग कैन नेवर बी लीगलाइज्ड। मतलब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जा रही है, मतलब मुख्तलिफ लोग हो सकते हैं। पहले किस्म के लोग वो भी अपनी जगह सही थे, लेकिन जो दूसरे किस्म के लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि नहीं, मर्सी डेथ जो है वो भी एक किस्म की मतलब किलिंग ही है, और किलिंग चाहे किस तरीके की भी हो उसको कभी लीगलाइज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो एक जुर्म है। तो ये अपनी जगह बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 1 भी करेक्ट था अपनी जगह पर, 2 भी अपनी जगह करेक्ट है। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि बोथ 1 and 2 आर स्ट्रांग। क्वेश्चन 9 में कहा जा रहा है स्टेटमेंट में कि शुड देयर बी ए सिंगल गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, कि क्या पूरे दुनिया में एक ही हुकूमत होनी चाहिए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आर्गुमेंट में पहला देखें। येस इट विल हेल्प इन एलिमिनेटिंग टेंशंस अमंग द नेशंस।
पहला आर्गुमेंट इसको देखते हैं कि क्या ये सही है या गलत। वो कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए क्योंकि जो कौमों के दरमियान टेंशन है वो इससे ख़त्म हो जाएगी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अपने मुल्क को देख लो या बाकी भी किसी मुल्क को देख लो जहाँ पर भी मतलब हुकूमत है लेकिन वहाँ पर अपोजिशन भी होती है, तो उसमें क्या होता है वो लोग एक दूसरे के पीछे लगे रहते, उनके अच्छे कामों को भी अप्रिशिएट नहीं करते। मतलब मुख्तलिफ एक वो जिस तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान में आप देख सकते हो कि कितनी बुरी हालत होती है। तो ये क्यों? क्योंकि एक हुकूमत नहीं है, मतलब उनको पता है जो लोग काम करना चाहते भी हैं उनको काम करने नहीं दिया जाता। अगर किसी की मेजॉरिटी है तो ठीक है, लेकिन किसी की मेजॉरिटी नहीं है। अब मतलब इमरान खान की हुकूमत को देख ले, बहुत सारी उसके साथ इत्तेहादी जमातें मिल गई है तो तभी उसने हुकूमत बना ली है। मतलब एक कंप्लीट जो है ख़ुद मुख्तार हुकूमत नहीं है उसकी, तो वो ज़्यादातर ऐसे फैसले खुद नहीं कर सकता। कानून वगैरह बनाना हो तो वो बाकी जमातों को साथ लेकर चलता है, जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी मिन्नत समाजत करके और वो उससे अपनी बात मनवा लेते हैं, तो फिर जा करके उसकी बात मान लेते हैं। तो मतलब एक हुकूमत नहीं है, एक कंप्लीट खुद मुख्तार हुकूमत नहीं है, तो इसी वजह से तो इतनी प्रॉब्लम्स है। तो ये अपनी जगह बिल्कुल सही है। अगर एक हुकूमत हो जाए तो ये टेंशन वगैरह ख़त्म हो जाएगी, पहली बात। दूसरी, और इसकी मिसाल ऐसे भी ले सकते हो ना, आप सऊदी ममालिक को देख लें जहाँ पर एक बादशाह होता है, एक मतलब हुकूमत है, एक ख़ानदान है, उसी में से कोई बादशाह आ जाता है तो आप देख ले वहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं अपोजिशन वगैरह की। वहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब कोई किसी के ख़िलाफ़ मतलब कोई आप उसको देखें निज़ाम को तो कितना एक सही निज़ाम जा रहा है। वो सही बाकायदा फ़ैसले कर सकते हैं, मुल्क की तरक्की के लिए काम करते हैं वो जो बादशाह वगैरह होते हैं, तो वो एक सही तरीका है। इसी वजह से ये जो है अपने आर्गूमेंट के लिहाज से कम्प्लीटली सही है। दूसरा आर्गूमेंट देखें, कहा जा रहा है नो बिकॉज देन ओनली द डेवलप्ड कंट्रीज विल डोमिनेट इन द गवर्नमेंट। ये भी 100% अपनी जगह पर सही है, इसका मतलब कि दोनों सही हो जाएंगे। दूसरा क्यों सही है उसकी वजह से देखें, वो कह रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो फिर गवर्नमेंट में डोमिनेट करेगी, वो मतलब अपनी इजारादारी कायम कर लेगी, बाकी सबको वो किसी गिनती में ही नहीं लाएंगे बाकी कौमों को। ठीक है, जो मेजॉरिटी वाली कौमें होंगी हुकूमत बस उनकी ही हो जाएगी, वो खुद मुख्तार हो जाएंगे, बाकी सब उनको इंसान ही नज़र नहीं आएंगे फिर। और ये बात अपनी जगह बिल्कुल सही है क्योंकि आप देखें यहाँ पर अगर जमहूरी निज़ाम है, आप जो है इस मुल्क के सरबराह के ख़िलाफ़ भी कोई बात कर सकते हैं। इसी तरह इंडिया में भी होता है, बाकी जहाँ पर भी डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो आप बादशाह के ख़िलाफ़ मतलब जो वज़ीर-ए-आज़म प्राइम मिनिस्टर हो या सदर हो उनके ख़िलाफ़ आप खुलकर बात कर सकते हो, तनकीद कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन आप यही काम सऊदी में जाकर करें जहाँ पर बादशाही निज़ाम है, अगर आप वहाँ के बादशाह के ख़िलाफ़ एक भी बात कहेंगे तो वो आपको उठाकर जेल में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बस उनकी मतलब सब कुछ उनका ही चलता है, वो कोई ऐसी बात मतलब मानेंगे ही नहीं, अपनी मतलब जारीदारी कायम की हुई है इन्होंने। तो यहाँ पर भी ये बात है कि अगर एक गवर्नमेंट आ गई तो वो कौमें जो पावरफुल है वही बस अपनी जारीदारी कायम कर लेंगे, बाकी उनके महकूम रहेंगे, इसीलिए ये नहीं होना चाहिए। तो दूसरा भी सही आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 आर स्ट्रॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 10 है कि शुड द इलिटरेट बी डिबेट फ्रॉम वोटिंग, कि क्या जो गैर तालीमी याफ्ता है उनको वोटिंग से मतलब वो करना चाहिए, उनको ख़त्म करना चाहिए कि वो वोट ना दे सके। ये स्टेटमेंट है। अब आर्गुमेंट्स देखें, येस दे आर इजीली मिसगाइडेड, ये पहला आर्गुमेंट है। तो ज़्यादातर लोग इस आर्गुमेंट को सही मानेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं इसको क्रॉस कर रहा हूँ, मैं इसकी वजह बता देता हूँ। ये कह रहे कि हाँ चूंकि इन्हें आसानी के साथ जो है मिसगाइडेड किया जा सकता है जो लोग तालीम याफ्ता ना हो, इसी वजह से चाहिए कि उनको वोट से मना कर दिया जाए, उनको वोटिंग से के सिस्टम से ख़त्म ही करना चाहिए ताकि ये वोट दे ही ना सके, क्योंकि इनको मिसगाइडेड किया जाता है तो उस वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। ये बात सरासर गलत है। उसकी वजह तालीम जो है ये आप में मतलब शऊर पैदा करती है, ये बात तो सही है, लेकिन हर किसी में नहीं करती, ये भी आपको पता है। और एक और बात, तालीम याफ्ता ना होने का मतलब ये नहीं है कि आप बेवकूफ़ हैं। तालीम अलग चीज़ है, अकल अलग चीज़ है। काफ़ी लोग ऐसे होते, हमारे बड़ों में भी आप देख ले, जो पहले जो तालीम याफ्ता नहीं होते थे लेकिन वो सब मतलब जर्गों के फ़ैसले करते थे, वो काफ़ी ज़हीन इंटेलिजेंट होते थे तालीम के बग़ैर भी। ठीक है, तो अकल के लिए तालीम का होना ज़रूरी नहीं है। तो ये बात कि चूँकि वो तालीम याफ्ता नहीं है तो आसानी से मिसगाइडेड हो सकते हैं, ये सरासर बेबुनियाद बात है, एक किस्म का इल्ज़ाम है उन पर कि वो बेवकूफ़ है, इस तरह से हम कह रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। गैर तालीमी याफ्ता बेवकूफ़ नहीं होते, उनमें से भी काफ़ी होशियार लोग होते हैं, इसलिए आसानी के साथ उन्हें भी मिसगाइडेड नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, नो इट इज़ देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये बिल्कुल 100% सही है। याद रखो, आर्गूमेंट के क्वेश्चन में जो बात कानून होती है वो हमेशा सही माना जाएगा। ठीक है, वो आर्गूमेंट हमेशा सही माना जाएगा। तो चूंकि वोट देना भी हर एक का हक होता है, आईनी हक होता है, तो ये बात 100% सही है, इसको हम सही मानेंगे और ओनली 2 स्ट्रांग जो होगा वो हमारा आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन 11 स्टेटमेंट है, शुड लग्जरी होटल्स बी बैंड इन पाकिस्तान, क्या लग्जरी होटल्स को पाकिस्तान में बैंड करना चाहिए, जो कि मतलब 5 स्टार होटल्स है या बड़े बड़े होटल्स। आर्गूमेंट में फर्स्ट वन है यस दे आर प्लेसेस फ्रॉम वेयर इंटरनेशनल क्रिमिनल्स ऑपरेट। मैं इसको गलत मान रहा हूँ, उसकी वजह मैं आपको बता दूँ। ये कह रहे हैं कि ये वो जगह है जहाँ से इंटरनेशनल क्रिमिनल्स ऑपरेट होते हैं। भाई इंटरनेशनल क्रिमिनल्स ज़रूरी तो नहीं कि होटल से ऑपरेट हो, और भी बहुत सारी जगह हो सकती है जहाँ से वो ऑपरेट करे। इसका मतलब ये सरासर बेबुनियाद है, इसका स्टेटमेंट के साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, इसको हम गलत मान रहे हैं। दूसरा है नो अफ्लुएंट फॉरेन टूरिस्ट विल हैव नो प्लेस टू स्टे, बिल्कुल सही माना जाएगा। अगर सोचे पाकिस्तान से हमने अच्छे अच्छे होटल्स ख़त्म कर दिए, तो जो बाहर ममालिक से टूरिस्ट आते हैं, अगर उनके लिए ठहरने की कोई जगह ही ना हो तो वो फिर आएंगे ही नहीं। वो कहेंगे कि हमारी ठहरने की जगह ही नहीं है, तो हमें क्यों वहाँ जाना, किसी और कंट्री में चले जाते हैं। इसका मतलब ओनली टू स्ट्रांग जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 12 की स्टेटमेंट है, कैन पॉल्यूशन बी कंट्रोल, क्या आलूदगी को कंट्रोल किया जा सकता है। यह है स्टेटमेंट, बहुत आसान स्टेटमेंट। अब आर्गूमेंट्स को देखते हैं। जो फर्स्ट आर्गूमेंट है, कहा जा रहा है येस इफ एवरीवन रियलाइजेस द हैजर्ड इट मे पोज एंड कोऑपरेट्स टू गेट रिड ऑफ इट पोल्यूशन में बी कंट्रोल। कहा जा रहा है अगर हर एक ने अपना रोल जो है वो रियलाइज कर लिया और मतलब ये समझ लिया कि आलूदगी से कितना नुकसान हो सकता है हमारे मुआशरे को, तो शायद इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये अपनी जगह 100% करेक्ट है, ये एक प्रॉपर वैलिड आर्गूमेंट दे रहा है इस बात के लिए, ठीक है। और मैं आपको इसका रीज़न बताता हूँ। सोचिए जो सड़क पर गाड़ियाँ वगैरह चलती है, बाकी चीज़ें तो बात की बात है, सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल से इस बात को समझ लेते हैं। तो आपने ख्याल किया होगा सिटीज़ में जब ट्रैफिक लाइट जो वो रेड हो जाती है तो वो गाड़ियाँ वगैरह बाइक्स वगैरह रुक जाते हैं, लेकिन आपने गौर किया है उनमें से कितने लोग ऐसे होते हैं जो अपनी गाड़ियों को या मोटर बाइक्स वगैरह को जो है उस टाइम के लिए बंद कर देते हैं, जो 30 सेकेंड या 1 मिनट या 2 मिनट होते हैं उसके लिए बंद कर देते हैं। मेरे ख्याल में लाख में से एक भी बंदा ऐसा ना होगा नहीं होगा जो इस तरह करता है, वो अपनी गाड़ियों बाइक्स वगैरह को ऑन ही रखते हैं। तो सोचे अगर वो उन 2 मिनट, अगर उनमें इतना शऊर पैदा हो जाए कि आपके उस 2 मिनट या 1 मिनट या जितना भी टाइम हो उसके लिए अगर आप अपनी ये गाड़ियाँ वगैरह बंद कर दें, उसका धुआं उतने टाइम के लिए भी कम बंद हो जाए, तो मतलब कितना फ़ायदा हो सकता है मुआशरे को, आलूदगी कितनी कम हो सकती है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर हर एक ने रियलाइज़ कर दी तो इससे आलूदगी मतलब ख़त्म तो नहीं हो सकती लेकिन कंट्रोल ज़रूर हो सकती है। तो ये आर्गूमेंट बिल्कुल वैलिड है 100%। जो दूसरा आर्गुमेंट है उसमें कहा जा रहा है नो द क्राउडेड हाईवेज फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज एंड एन एवर ग्रोइंग पॉपुलेशन ईगर टू एक्वायर मोर एंड मोर लैंड फॉर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज आर बियॉन्ड कंट्रोल। ये अपनी जगह 100% सही है। ये क्या कह रहा है कि प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है कि इसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आबादी, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ, बहुत ज़्यादा हाईवेज, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ वगैरह, इंडस्ट्रीज़, ये क्या करें। और लोगों का मतलब ये आप अपने इलाके में भी देख सकते हो आबादी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है। आबादी बढ़ने की वजह से जो है घरों की तामीर, फैक्ट्रीज़ की तामीर, दुकानों की तामीर, ये सब कुछ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, गाड़ियाँ बढ़ रही है। तो इसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत से ज़्यादा बढ़ ही रही है। कंट्रोल होना उसका ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है, प्रैक्टिकली उसका कंट्रोल होना मुमकिन नहीं है। तो ये अपने लिहाज से बिल्कुल सही है, इसीलिए बोथ 1 and 2 आर स्ट्रांग जो होगा वो हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर मैंने इम्प्लिसिट लिखा है गलती से। क्वेश्चन 13 की स्टेटमेंट है शुड हायर एजुकेशन बी कम्प्लीटली स्टॉप फॉर सम टाइम, क्या हायर एजुकेशन को कुछ टाइम के लिए मुकम्मल तौर पर स्टॉप करना चाहिए। नंबर 1 नो इट विल हैम्पर द कंट्रीज प्रोग्रेस। मतलब अगर ऐसा हुआ तो ये कंट्रीज़ के मतलब प्रोग्रेस में, कंट्री की तरक्की में, मुल्क की तरक्की में रुकावट बन सकता है। अब ये बात सही है, मेरे ख्याल में इसको हमने सही मानना चाहिए, क्योंकि ये एक वैलिड आर्गूमेंट है। हायर एजुकेशन को अगर हम स्टॉप कर दें तो मतलब कितने प्रॉब्लम्स इससे क्रिएट हो सकते हैं, मुल्क की तरक्की में रुकावट आ सकती है, ठीक है। तो तरक्की आपकी स्टॉप तो नहीं हो सकती कम्प्लीटली किसी चीज़ को कुछ टाइम के लिए बंद करने से, लेकिन फिर भी ये तरक्की की राह में एक रुकावट हो सकती है, ठीक है। लॉन्ग टर्म अगर सोचा जाए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो इस आर्गूमेंट को वैलिड माना जा सकता है। दूसरा है येस इट विल रिड्यूस एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कह रहे हैं कि हाँ बंद होनी चाहिए हायर एजुकेशन। क्यों? ये रीज़न क्या दे रहा है? ये कह रहा है कि ये कम करेगा किस चीज़ को, बेरोज़गारी को। कौन सी बेरोज़गारी को? तालीमी याफ्ता बेरोज़गारी को। मतलब इसका ये हुआ कि हमारे मुल्क में भी काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने PhD कर रखी हो, इंजीनियरिंग किया हो, काफ़ी बड़े बड़े वो यूनिवर्सिटी से वो फारिग हुए, लेकिन उसके बावजूद उनको जॉब नहीं मिल रही होती। तो ये कह रहा है जब हायर एजुकेशन बंद हो जाएगी तो ये लोग जो है इनको बस किसी टाइम जॉब मिल जाएगी और बस मतलब एक अजीब सा इसका लॉजिक है ना। ये तो कोई बात नहीं हुई ना,
कि जो एजुकेटेड लोग हैं उनमें से कुछ लोगों को जॉब नहीं मिल रहा, तो भाई उसकी वजह से आप हायर एजुकेशन को ही बंद कर दो कुछ टाइम के लिए, ताकि इनको सबको जॉब मिले। तो दोबारा से मतलब ये कोई फैक्ट्री है, जो प्रोडक्ट हो रहा है, एक प्रोडक्ट निकल के आ रहा है और प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो गया, तो उसकी डिमांड कम है, तो आप ऐसा करो कि फैक्ट्री को कुछ देर के लिए बंद कर दो। जब ये डिमांड इसकी वो हो जाएगी और सारा प्रोडक्ट यूज़ हो जाएगा, तो फिर आप मज़ीद प्रोडक्शन शुरू कर देना। ये तो ऐसी बात हो गई, कंप्लीटली नॉनसेंस, बेबुनियाद आर्गूमेंट है ये, इसको सही नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो इसी वजह से मैं इसको गलत मान रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? ओनली वन इज स्ट्रांग। क्वेश्चन 14, शुड कॉटेज इंडस्ट्रीज बी इनकरेज्ड इन रूरल एरियाज? क्या बैकवर्ड एरियाज में कॉटेज इंडस्ट्रीज को इनकरेज करना चाहिए, मतलब वहाँ पर उसको ओपन करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, ये तो मैं अपने जहन से कह रहा हूँ, लेकिन आर्गूमेंट को देखते हैं। पहला आर्गूमेंट है येस रूरल पीपल आर क्रिएटिव। अब मैंने आपको कह दिया कि हमारे जहन के हिसाब से तो प्रमोट करना चाहिए, तो ज़्यादा स्टूडेंट्स कहेंगे कि हाँ भाई ये दोनों ये से इन दोनों को टेक कर लो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता, आपने आर्गूमेंट को प्रॉपरली देखना होता है कि वो जो बात कह रहा है क्या वो सही है या गलत है। पहला कह रहा है, पहला जो भी कह रहा है ये कंप्लीटली गलत है। क्यों? मैं उसकी वजह आपको बताता हूँ। ये कह रहा है कि रूरल पीपल आर क्रिएटिव, इस वजह से उसको इनकरेज होना चाहिए। ओ भाई, अगर रूरल पीपल क्रिएटिव ना होते तो क्या वहाँ पर इंडस्ट्रीज नहीं ओपन करनी चाहिए? अगर वो क्रिएटिव ना हो तो इसका ये मतलब तो नहीं कि वो काम नहीं कर सकते। तो ये सरासर एक मतलब अजीब सा वो आर्गूमेंट इसने दिया है जिसका स्टेटमेंट के साथ कोई लिंक नहीं हो रहा, ये स्टेटमेंट को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, दूसरी बात, यस दिस वुड हेल्प इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट टू सम एक्सटेंट। मतलब अगर वहाँ पर इंडस्ट्रीज ओपन हो गई तो चूंकि वहाँ पर बेरोजगारी होती है, तो किसी हद तक ये बेरोजगारी को कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल सही, वैलिड आर्गूमेंट है, सही आर्गूमेंट है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ओनली टू इज स्ट्रांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, उसकी स्टेटमेंट है शुड टैक्सेस ऑन कलर टेलीविजन बी इंक्रीज फर्दर? क्या कलर टेलीविजन पर टैक्सेस और ज़्यादा करने चाहिए? ये स्टेटमेंट है। आर्गूमेंट में देखें, फर्स्ट आर्गूमेंट, येस कलर टेलीविजन इज ए लग्जरी आइटम एंड ओनली रिच पीपल बाई इट। दूसरा है नो टेलीविजन्स आर बॉट बाई द पुअर टू। अब पहला जो आर्गूमेंट है उसको गौर से देखें, कह रहे हैं कि टैक्सेस इंक्रीज होने चाहिए कलर टेलीविज़न पर। क्यों? क्योंकि ये एक लग्जरी आइटम है जिसको सिर्फ अमीर लोग खरीद सकते हैं। सरासर बेबुनियाद बात है ये, ऐसा नहीं होता। आज के ज़माने में तो शायद गरीब लोग भी ख़रीद सकते हैं कलर टेलीविज़न को, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और शायद अगर सिर्फ अमीर भी खरीद सकते हैं तो इसका ये मतलब तो नहीं कि आप कोई चीज़ सिर्फ अमीर खरीद सकते हैं तो उस पर आप टैक्सेस बस हद से ज़्यादा कर दो। ये उसके लिए एक वैलिड आर्गूमेंट नहीं है। इसके लिए कोई और आर्गूमेंट होता तो उस पर सोचा जा सकता था, तो ये गलत हुआ। दूसरा, जिसको ज़्यादातर लोग गलत करेंगे इस चीज़ को, मतलब वो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, वो वजह क्या है? कहा जा रहा है नो टेलीविजन आर बॉट बाय द पुअर टू, मतलब कलर ये टेलीविज़न जो है ये गरीब लोग भी खरीदते हैं तो इस पर टैक्सेस नहीं लगाना चाहिए। तो ज़्यादातर लोग इसको डायरेक्ट टेक कर लेंगे कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सही लग रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये बात गलत है। अब आप लोग मुझसे इत्तेफाक क्यों नहीं करेंगे? मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आपको इत्तेफाक करेंगे फिर, वरना तो नॉर्मली 100% लोग कहेंगे कि ये बात तो सही है भाई, टेलीविज़न तो गरीब भी खरीदते हैं तो इस पर टैक्सेस नहीं लगाना चाहिए, गरीब पर वो बोझ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है नो टेलीविजन आर बॉट बाय द पीपल टू, और स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा था? शुड टैक्सेस ऑन कलर टेलीविज़न भी इंक्रीज। यहाँ पर बात कलर टेलीविज़न की हो रही थी, और दूसरे आर्गूमेंट में कलर टेलीविज़न की बात नहीं की गई, सिर्फ टेलीविज़न की बात की जा रही है। इसका मतलब यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न की भी बात हो सकती है। ये आर्गूमेंट क्लियर नहीं है, इसी वजह से, क्लियर ना होने की वजह से मैं इसको गलत मान रहा हूँ। तो क्या मतलब हो जाएगा? नाइदर वन नॉर टू इज स्ट्रांग। क्वेश्चन 16 है शुड ऑफिसर एक्सेप्टिंग ब्राइब बी पनिश्ड, मतलब जो ऑफिसर रिश्वत लेते हैं क्या उनको सजा देनी चाहिए? नॉर्मली सोचा जाए तो बंदा कहता है कि हाँ देनी चाहिए, तो लेकिन आर्गूमेंट्स को देखते हैं कि आर्गूमेंट्स क्या कह रहे हैं। पहला आर्गूमेंट है, एक बात ही भी ज़हन में रखो आर्गूमेंट्स के क्वेश्चन में, मैंने आपको एक बार पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, इससे 1-2 क्वेश्चन पहले, कि भाई जो चीज़ कानून गलत हो वो गलत होगी, उसके लिए कोई भी वो दे दो तो वो गलत हो जाएगी। आप यहाँ से मुझे ये कह सकते हैं कि सर फिर मर्सी डेथ वाले को आपने सही क्यों माना? तो भाई वो कानूनन मतलब हमारे मुल्क में वो गलत हो सकती है हमारे मज़हब के लिहाज से, लेकिन कुछ मुल्कों में मर्सी डेथ को बाकायदा लीगलाइज किया गया है। तो हमें सारे ब्रॉडर सेंस को, मतलब वो सिनारियो को ज़हन में रख कर आंसर देने हैं। अब यहाँ पर आर्गूमेंट है नो सर्टन सर्कमस्टांसेस में हैव कंपेल्ड देम टू टेक ब्राइब। कहा जा रहा है, आर्गूमेंट में कह रहे हैं कि नहीं, उनको पनिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाद दफ़ा ऐसे हालात आ जाते हैं कि वो ऑफिसर जो होते हैं वो रिश्वत लेने पर मजबूर हो जाते हैं। अब जिन लोगों ने गुलाम मुस्तफ़ा मूवी देखी होगी वो कहेंगे कि हाँ भाई ये बात तो 100% सही है। मतलब कुछ कभी कभार हालात ऐसे आ जाते हैं, ऑफिसर को अपनी बेटी की शादी करना होती है, उसकी सैलरी इतनी नहीं होती, उसको उसका बेटा बीमार हो जाता है, उसके ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं होते, तो हाँ उसको बस रिश्वत ले लेना चाहिए फिर।
उन हालात में मतलब उसको रिश्वत लेने में कोई मसला नहीं है। हकीकत में ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ। रिश्वत लेना कानूनन जुर्म है, और जो चीज़ कानूनन जुर्म हो उसके लिए आप कितने भी बहाने तराशें वो सही नहीं हो सकती। कानून अगर जुर्म है तो जुर्म है, ठीक है। दूसरी बात मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोग हमारे इलाकों में भी आप देखें, अगर वापडा के मौके में देख ले या और ऐसे मौके में है जहाँ पर आप में से नीचे से लेकर ऊपर तक सारे के लोग रिश्वत लेने में मुलविस, सारे लोग रिश्वत लेने में मुलविस होते हैं। और पता है आपको वो इसका रीज़न क्या देते हैं? जो लोअर स्टाफ होता है वो आपको कहेगा कि भाई हमारी तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि हम हमारे ऊपर जो ऑफिसर है वो हमें कहते हैं कि आप हमें पैसे दे, हिस्सा दे, तो उनकी वजह से हम रिश्वत लेने पर मजबूर हो जाते हैं, जो कि सरासर एक बेबुनियाद एक गलत बात है। हर कोई अपने अमाल के लिए जवाबदेह होगा। अगर कोई बंदा, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट रिश्वत ना लेना चाहे तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसका ऑफिसर उसको रिश्वत लेने पर मजबूर करे, बल्कि अगर वो इस चीज़ पर कंप्लेन करे कि मेरा ये ऑफिसर मुझे रिश्वत लेने पर मजबूर कर रहा है, तो उस ऑफिसर के खिलाफ अच्छी खासी इंक्वायरी हो सकती है, उसको अच्छी खासी सज़ा मिल सकती है। तो ये एक गलत किस्म का शेवा लोगों ने अपना लिया है, ठीक है। यहाँ पर बात क्या है? नो सर्टेन, ये कह रहा है कि नहीं, उसको रिश्वत लेने पर सज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कुछ हालात ऐसे आ सकते हैं जो कि वो रिश्वत लेने पर मजबूर हो जाए। सरासर गलत आर्गूमेंट है, बेबुनियाद है। जो चीज़ कानूनन जुर्म है वो जुर्म है। दूसरी बात, येस दे शुड डू द जॉब, दे आर इंटरेस्टेड विद हॉनेस्टी, बिल्कुल सही है। कानूनन जुर्म है तो उनको वो नहीं करना चाहिए, उनको अपना जॉब ईमानदारी के साथ करना चाहिए, उनको उसके लिए सैलरी मिलती है। सो ओनली टू स्ट्रांग इस हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 17 की स्टेटमेंट, शुड करस्पॉन्डेंस कोर्सेज एट यूनिवर्सिटी लेवल बी डिसकंटिन्यूड, जो करस्पॉन्डेंट कोर्सेज है यूनिवर्सिटी लेवल पर, क्या इनको ख़त्म स्टॉप करना चाहिए, डिसकंटिन्यूड करना चाहिए? आर्गूमेंट्स में देखें। पहला आर्गूमेंट है नो सच कोर्सेज आर देयर इन एडवांस कंट्रीज लाइक यूएसए, बिल्कुल गलत माना जाएगा। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि अगर आर्गूमेंट के क्वेश्चन में कहीं और की एग्जांपल आपको दी जाए तो आप उसको कभी सही नहीं मानेंगे। यहाँ पर यूएसए की एग्जांपल दी है तो इसलिए मैं इसको गलत मान रहा हूँ। दूसरा, यस इट विल सब्सटेंशियली लेसन द बर्डन ऑफ द पोस्टल डिपार्टमेंट, भाई यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी, पोस्टल डिपार्टमेंट कहाँ से आ गया? कंप्लीटली गलत, दोनों गलत हो गए, मतलब नेदर वन नॉर टू स्ट्रांग हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है स्टेटमेंट, शुड दिस वू रिसीव डाउरी डिस्पाइट द लॉ प्रोहिबिटिंग इट बी पनिश्ड, मतलब जो लोग जहेज लेते हैं, क्या अगर कानून इसको गलत कह रहे हैं, मतलब ये कानून के खिलाफ है, फिर भी वो लोग ले रहे हैं, तो क्या उनको सज़ा मिलनी चाहिए? अब मैंने आपको कानून के बारे में तो बता दिया, अब आर्गूमेंट्स देखते हैं। पहला आर्गूमेंट, यस दोज हु वायलेट द लॉ मस्ट बी पनिश्ड, बिल्कुल सही वैलिड आर्गूमेंट है। भाई जो लोग कानून को फॉलो नहीं करते उनको सज़ा मिलनी ही मिलनी चाहिए। दूसरी बात, नो डाउरी सिस्टम इज फर्मली रूटेड इन द सोसाइटी सिंस टाइम इमोरियल। अब यहाँ पर बात ये है कि मतलब ये कह रहा है कि जो जहेज़ का सिस्टम है वो हमारी जड़ों में घुसा हुआ है, माशरे के जड़ों में घुसा हुआ है, काफ़ी टाइम से होता आ रहा है, इसीलिए ये लेना गलत नहीं है, बस इसको अगर कोई लेता है तो कोई मसला नहीं। भाई ये सरासर गलत बात है, मैंने आपको कह दिया रिश्वत लेना किसी भी सूरत जायज़ नहीं हो सकता। इसी तरह जहेज़ लेना भी अगर कानूनन गलत है, स्टेटमेंट में कहा जा रहा था कि कानूनन गलत है, तो फिर ये गलत ही हुआ, इसको हम इजाज़त नहीं दे सकते फिर, तो ओनली वन स्ट्रांग ये सही आंसर हो जाए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आप आर्गूमेंट्स को बाकायदा से समझ गए होंगे इंशाल्लाह। आर्गूमेंट पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो मुझे पूरा यकीन है कि इन क्वेश्चंस के देखने के बाद आप उसको सही कर लेंगे, 100% सही कर लेंगे इंशाल्लाह। तो कल की वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम पर वीडियोस का पता चले, जब मैं नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसके अपडेट का आपको पता चले, ठीक है। तब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।